हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरकोदा। हम अपनी तीसरी यूनिट कर रहे हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो उसी की अंतिम थ्योरी है ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, यानी कि मानवतावादी सिद्धांत। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। हम देखते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरी हमारे सामने आती है जब भी हम पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें हम 20वीं शताब्दी की, तो वहाँ पर जो इस पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी विचार आए वो मुख्यतः 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। पहला है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये थ्योरी हम कर चुके हैं, बड़े अच्छे से, आसान थ्योरी है और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। दूसरा आया था सिद्धांत हमारे सामने व्यवहारवाद का। ये क्या करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में बातें करते हैं और जो उस पर वातावरण के या फिर बाह्य कारकों का जो भी उनसे वो प्रभावित होते हैं, उसके आधार पर ये हमारे व्यवहार को या व्यक्तित्व के व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तीसरी थ्योरी या तीसरा विचार जो हमारे सामने मुख्य रूप से आता है वो है मानवतावाद का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है इसी से रिलेटेड हमारी थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, यानी कि मानवतावादी सिद्धांत। अगर बात करें इस सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत मनोविज्ञान जगत में अगर इसकी बात करें तो व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी शक्ति के रूप में इसे जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व सिद्धांतों की तीसरी जो शक्ति है वो मानवतावाद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो भी बोल सकते हैं, इसको मास्लो भी बोल सकते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मास्लो। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि व्यक्ति मूल रूप से अच्छा एवं आदरणीय होता है और यदि उसकी परिवेशीय दशाएं अनुकूल हों तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है। मतलब क्या है इसका कहने का, ये यहाँ ये कहना चाहता है कि जब हम जन्म लेते हैं, वो हमारा मूल रूप होता है, तो उस समय हम ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। एक तरीके से हमारा एक अच्छा ही रूप होता है, आदरणीय ही रूप होता है। और अगर हमारी परिवेशीय दशाएं उसके अनुकूल होंगी, सकारात्मक होगी, तो हमारे जो ट्रेड्स हैं, हमारे जो शील गुण हैं, उनका विकास भी सकारात्मक ढंग से होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम होते हैं, और ये आपने सुना होगा बहुत बार कि जो हमारा बचपन होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है, जिसको हम जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढल जाता है। तो यहाँ वही बात है एक तरीके से अगर ध्यान दें तो, कि हमारा जो मूल रूप, हम जन्म लेने के पश्चात जो बचपन अवस्था होती है हमारी, वहाँ तक हम बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। वहाँ किसी भी तरफ हम नहीं होते, ना बुरे की तरफ होते हैं ना अच्छे की तरफ होते हैं। उसके बाद जो हमारे आसपास का हमारा वातावरण है, हमारा परिवेश है, अगर उसमें अनुकूल तत्व होंगे, यानी कि उसमें सकारात्मकता होगी, तो हमारे जो शील गुण हैं, हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सकारात्मक रूप से विकास करेंगी। अगर वे नेगेटिव होंगी तो हम एक तरीके से अपराधी वाले रास्ते पर भी जा सकते हैं। मास्लो तथा अन्य मानवतावादियों का यह विचार है कि अन्य सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने में किसी ऐसे पक्ष का वर्णन नहीं किया जो पूर्ण स्वस्थ मानव के प्रकार्य, जीवन पद्धति और लक्ष्यों का वर्णन कर सके। जितने भी सिद्धांत आए हैं, मास्लो का यही कहना है कि उन सिद्धांतों ने कहीं भी एक तरीके से जो स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्य है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो जीवन को लेकर अपने गोल्स हैं, उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। उनका विश्वास था कि मानसिक दुर्बलताओं का अध्ययन करना मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन के बिना बेकार है। कहने का मतलब ये है, वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक मानसिक दुर्बलताओं का अध्ययन करना बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल असामान्य, अविकसितों, विकलांगों तथा अस्वस्थों का अध्ययन करना केवल विकलांग मनोविज्ञान को जन्म देना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हम केवल विकलांगों से रिलेटेड कर रहे हैं। एक तरीके से जो दुर्बलताएं हैं हमारी, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ एवं सवास्तविकृत व्यक्तियों के अध्ययन पर बल दिया। अतः मानवतावादी मनोविज्ञान में आत्म परिपूर्ण को मानव जीवन का मूल्य माना है। कहने का मतलब ये है कि उनके अनुसार कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जिनको हम अगर फुलफ़िल कर लेते हैं, जब हमारा सेल्फ फुलफ़िल हो जाएगा, तो क्या होगा, हम
अपने जो समाज है, अपनी जो ये सामाजिक संस्था है, इसके प्रति भी अपने कर्तव्य को समझेंगे और भली भांति उसको हम पूर्ण भी कर सकेंगे। तो मास्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं वो आवश्यकताएं? पहली आवश्यकता है हमारी शरीर क्रियात्मक, या इसको हम दैहिक मांग भी कह सकते हैं। दूसरी सुरक्षा मांग, तीसरी आत्मीयता की मांग, चौथी सम्मान मांग और पांचवी आत्मसिद्धि की मांग। एक तरीके से ये हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अगर इनको फुलफिल वो कर लेता है तो एक तरीके से उसके व्यक्तित्व का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ वो समाज में भली भांति तालमेल या सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। तो इनको देखते हैं अलग अलग से। पहला पॉइंट जो था शरीर क्रियात्मक, या जिसको हम दैहिक मांग भी बोल सकते हैं, इसमें क्या बातें आती हैं? इसमें जीवन निर्वाह की मूल वस्तुएं आती हैं, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमारी भूख है, प्यास है, वो चीज़ें सारी की सारी इसमें आती हैं। अगला सुरक्षा मांग, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने का प्रयास करता है। एक तरीके से अगर आप इसको देखो दोनों पॉइंट्स को, तो आप पिछला जो हमारा पुराना समय था, हमारा आदि मानव का जीवन था, उसको देख सकते हो। सबसे पहले उसकी क्या नीड थी? सबसे पहले वो खाना ढूंढता था, जो उसकी बेसिक नीड थी खाना पीना, ये वो पूरा करता था। उसके पश्चात उसने अपने आप को सुरक्षित करने की सोची, मतलब जो भी जंगली जानवर वगैरह हैं इनसे अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता उसे महसूस हुई। इसी के बाद उसने आग का आविष्कार किया, उससे वो अपना बचाव करने लगा। अगला है आत्मीयता की मांग। इसमें व्यक्ति का दूसरों से प्रेम भाव रखना तथा दूसरों का प्रेम भाव प्राप्त करना आता है, यानी कि हम अपने जो परिवारजनों के साथ हमारा जो आत्मीय संबंध होता है, तादात्म्य होता है, वो हम दूसरों के साथ रखें और ऐसी ही अपेक्षा हम दूसरों से भी करते कि हम जो आत्मीयता उनके साथ रखते हैं वो भी हमारे साथ वही आत्मीयता का व्यवहार करें। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति आदि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जितनी भी ये संस्थाएं एक समाज के अंदर हम बनाते हैं, उनका कारण क्या है कि एक तरीके से आत्मीयता को बढ़ावा देना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है सम्मान मांग। इस आवश्यकता में हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। मतलब पहले खुद को जागरूक करते हैं, अपने आप को समझते हैं। जो सेल्फ वाली यूनिट हमने की थी, तो एक तरीके से जब हम अपनी आप का सम्मान करना, अपने स्वाभिमान को समझेंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, आप जागरूक हो जाएंगे, तब हम दूसरों को भी सम्मान देने लग जाएंगे। और वहाँ भी यही बात आती है कि हम दूसरों से भी सम्मान की ही अपेक्षा रखेंगे। अंतिम पॉइंट है आत्मसिद्धि की मांग। इसमें एक व्यक्ति अपनी योग्यताओं को विकसित कर समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति में नवीनता के गुण पाए जाते हैं। आत्मसिद्धि यानी कि जब वो अपनी अंदर की जो आंतरिक योग्यताएं हैं उनको विकसित कर लेता है, उन्हीं के आधार पर वो समाज में सक्रिय होता है, सृजनात्मक होता है, नवीनता के उसमें गुण पाते हैं। कुछ ना कुछ वो नया इन्वेंशन कर पाता है, दूसरों के लिए कोई खोज कर पाता है, खुद को एक तरीके से अपने आप को साबित कर पाता है कि हाँ ये गुण उसमें हैं, वो अपने आप को अभिव्यक्त भली भांति कर पाता है। तो एक तरीके से ये थी हमारी पूरी की पूरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, और इसके बाद हमारी जो 3rd यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी केवल एक ही यूनिट बचती है, वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी।